नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी पाठशाला एसएससी पाठशाला में। दोस्तों, एसएससी पाठशाला जो आपको कराती है सभी एग्जाम्स की तैयारी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और जीके जीएस पोर्शन पढ़ेंगे। तो मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूपीएसआई की वैकेंसी जो हमारी आई है 9534, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसी के तहत हम लोग जो है आज पढ़ेंगे हमारे 24 आउट ऑफ 40, 24 आउट ऑफ 40 नंबर के सब्जेक्ट पे, जो कि है मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि मूल विधि आपकी जो है वो 24 नंबर की आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है माफ करिएगा, मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका सब्जेक्ट है वो 24 नंबर का आएगा और जो जीके पोर्शन है वो आपका 16 नंबर का आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज जीके में, मूल विधि में। जैसा कि आपको बताया था कल वाले वीडियो में, मैंने आपको मूल विधि का और संविधान का जो है डिस्क्राइब सिलेबस बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मूल संविधान में मैंने आपको 34 से 35 टॉपिक्स बताए थे, उन पे हम बात करेंगे। और मूल विधि जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग आईपीसी वगैरह पढ़ेंगे, तो वो आगे देखेंगे। आज बात करते हैं हम लोग संविधान की। संविधान में जो कुछ टॉपिक्स आपको मैंने 34 से 35 बताए थे, पढ़ाऊंगा मैं सभी, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे 2 महीने में जो है पूरा कोर्स खत्म करना है। तो उस हिसाब से मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उनको मैं पहले पढ़ा दूंगा तो आने वाले दिनों में हम इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन भी करेंगे हम। तो इसलिए जो है इस लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं संविधान की। सबसे पहले हम लोग सीधे सीधे एक डेफिनेशन ही देख लेते हैं संविधान की। संविधान है क्या? किसी भी देश का लिखित या किसी भी देश का वह लिखित या मौलिक दस्तावेज जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलती है, उसे बोलते हैं हम लोग संविधान। और संविधान जो है किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है अपने आप में। तो बात करते हैं हम लोग संविधान के, जो है हम बोल सकते हैं आज का जो टॉपिक हमारा वो है मौलिक अधिकार। अब देखिए, मौलिक अधिकार, बिना इस शब्द के हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो बेसिक नीड्स है हमारी, जो एक मनुष्य की बेसिक नीड्स होती हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं होंगे तो स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं रहते। ठीक है, तो बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार के अंदर हम लोग, इससे आपको 100% अधिकतर एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है अधिकतर जहां तक। तो आज बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार की। तो देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में आपको हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। और बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, हमें कहां से मिला, या मौलिक अधिकार की परिकल्पना कहां से हुई, या हमने कहां से जो है, देखिए हर एक चीज का एक सोर्स होता है। ठीक है, जैसे संविधान के जितने भी पार्ट्स हमारे, जितनी भी चीजें हैं, मौलिक अधिकार ले लीजिए, या नीति निर्देशक तत्व ले लीजिए, या बहुत सारी चीजें हैं, नागरिकता वगैरह लीजिए, अब आगे चल के आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं मूल अधिकार में, तो ये हमने जो है ये अमेरिका से जो है अनुग्रहित किया है, अमेरिका से लिया हुआ है हमने, यानी अमेरिका के संविधान से जो है हमने लिया हुआ है। क्या? मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं। जो अनुच्छेद 12 और 13 है ये आम आदमी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है इसका वास्ता आम आदमी से कोई भी वास्ता इसका नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, जिसका मेन उद्देश्य समानता है, जो समानता के बारे में बताता है। अब उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कि हमें किस प्रकार की समानता के बारे में बात की गई है, क्या बोला गया है समानता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए, संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत का हर वो नागरिक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो विधि यानी कानून के समक्ष बिल्कुल बराबर है, उसका समान अधिकार है।
तो अनुच्छेद 14 जो कहता है कि हर व्यक्ति सभी जो है विधि और कानून के समक्ष समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? आप जानते हैं भारत बहुलवादी देश है। भारत में जो है हर प्रकार का धर्म, हर प्रकार की जातियां जो है निवास करती हैं, विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो यहाँ पर एक समय था जिसको हम रूढ़वादी समय भी कह सकते हैं। उस टाइम आप जानते हैं कितनी सारी कुरीतियां थी, जो है नीच जाति, ऊंची जाति, जो है ये सभी था। तो जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी की कल्पना और अंबेडकर जी का जो है सपना था कि हमारे भारत में सभी को समान अधिकार मिले। तो उसके तहत संविधान में बोला गया कि अनुच्छेद 14 के तहत बिना किसी लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 15 में बोला गया है लिंग भेद, जन्म स्थान, जाति के हिसाब से भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सभी समान हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी पद जितने भी हैं उसमें चाहे आपका वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, या कोई ओबीसी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी हो, सभी का बराबर का अधिकार होगा। हालांकि इसमें अब अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर ओबीसी को आरक्षण है, एससीज को आरक्षण है, एसटीज को आरक्षण है, तो ये एक अलग पोर्शन आता है। ये यहाँ बात होती है कि समाज, देखिए पुरानी कुरीतियों की, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि समाज के दबे कुचले लोग जिनको कि पुराने समय में दबाया गया, ठीक है, तो उनको जो है सभी के बराबर लाने के लिए जो है कुछ छूट दी गई है, जिससे उनको बराबर का मौका मिले। तो वो एक एग्जम्पशन है, लेकिन कानून के हिसाब से और हमारे संविधान के हिसाब से सभी सरकारी पदों में जो उन्नति है या सरकारी पदों में सिलेक्शन है उसमें सभी को समान अधिकार है। अब बात करते हैं 17, हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीते कुछ सालों में जो है इसको बहुत ज्यादा देखा गया है। ये कहता है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत, जिसको पुराने समय में बोलते थे। तो ये अभी रिसेंटली, मतलब काफी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। अभी भी आप जो है, अब तो नहीं है फिलहाल, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी आप मान सकते हैं कि जो समाज के जो है छोटे तबके के लोग हैं उनको जो है एक गांव में रहते हुए भी उनको गांव के बाहर जगह दी जाती है। उनको समाज साथ में जो है बैठने का अधिकार नहीं है, एक कुएं से पानी नहीं भर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी हमारे कानून में प्रावधान है। तो अनुच्छेद जो है 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, यानी किसी से भी जाति धर्म के आधार पर जो है आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको समाज से अलग नहीं कर सकते, समाज से काट नहीं सकते। अब बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। अब हम इसे क्या समझ सकते हैं? देखिए, अंग्रेज बहुत चतुर थे, अंग्रेजों ने कुछ हमसे लिया तो कुछ हमको दिया, ठीक है। हालांकि देने में उनका स्वार्थ ही था, लेकिन कैसे आप उपाधियों से क्या समझते हैं? देखिए, पुराने समय में आपने सुना होगा केसरे हिंद, सर हिंद या सर, जैसे कि हमारे जो है बहुत से लोग थे जिनको जो है कई उपाधियां दी गई। तो वो अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी। समाज में जो हमारे आदर्श थे, जिनको भारतीय अपना आदर्श मानते थे, जिनके कहने पे जो है वो कोई भी आंदोलन में किसी भी आंदोलन में भागीदार होते थे, अपनी जानें दे देते थे। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि हम उनको अपनी तरफ मिलाएं या उनको कोई उपाधि दें। तो इसी क्रम में वो उनको उपाधियां दे देते थे, उनको सर की उपाधि देते थे या बहुत सारी उपाधियां देते थे। केसरे हिंद सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सब उपाधियां देते थे। तो संविधान, भारत जैसे ही आजाद हुआ तो तुरंत हमारे जो है आजाद देश में तुरंत ये नियम हुआ, तुरंत ये संविधान लाया गया, तुरंत ये कानून में जो है ये बात शामिल की गई कि किसी भी प्रकार की किसी व्यक्तिगत उपाधि को तुरंत बंद कर दिया गया, तुरंत खत्म कर दिया गया, सारी उपाधियां खत्म कर दी गई। लेकिन लोगों को कोई अच्छा काम करने के लिए, वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो किस लिए काम करेंगे? हम और आप मान लो कोई काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो हर आदमी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। हर आदमी कम से नहीं कुछ चाहेगा तो ये तो चाहेगा कि समाज उसको जो है प्रोत्साहित करे, समाज उसको अप्रिशिएट करे, समाज उसको जो है सम्मान की दृष्टि से देखे। तो लोगों में ये भावना ना खत्म हो, इसलिए जो है हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने एक काम किया। उन्होंने कुछ जो है
पुरस्कार उसमें जोड़ दिए, जैसे कि अब आपको मिलता है पद्मश्री, भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह वगैरह, ये जो है उन्होंने पुरस्कार ऐड कर दिए। तो इसके लिए लोग, जिससे लोग प्रेरित हों, तो लोग प्रेरित हुए और जो है इनका बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे सामाजिक जीवन पर। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका जो है 14 से 18, जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बात की गई है स्वतंत्रता। अनुच्छेद, जैसा कि हमने आपको बताया, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मायने क्या है, असल मायने क्या है, कैसे आप जो है स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता के असल मायने बताता है ये अनुच्छेद हमारा, स्वतंत्रता के असल मायने बताता है। अब देखिए स्वतंत्रता कैसे है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 ए बी, यानी अनुच्छेद 19 को 3-4 पार्ट में बांटा गया है, 5-6-7 पार्ट में बांटा गया है। अब अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 से क्या कहता है? अनुच्छेद 19 ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी, समाज में कुछ भी बोलने की आजादी, कुछ भी कहने की आजादी, ये हमारा अनुच्छेद 19 ए हमको अधिकार प्रदान करता है कि हम अपनी बात रख सकें, हम किसी भी, कोई भी अपनी बात रख सकें। तो अनु 19 ए हमारा जो है अभिव्यक्ति की आजादी कहता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमें जो है स्वतंत्रता से हम लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे हमें लगा कि हमारी स्वतंत्रता के लिए ये इंपॉर्टेंट है या हमारी स्वतंत्रता में ये बाधित हो रहा है, तो उस हिसाब से संविधान में संशोधन भी किए गए, उसमें और चीजें भी जोड़ी गई। तो इसी क्रम में एक संविधान में और चीज जोड़ी गई, प्रेस की आजादी। देखिए हमारे देश में जो प्रेस है यानी मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी मीडिया जो है स्वच्छंद काम करे, स्वतंत्र काम करे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्रेस की आजादी ये अधिकार दिया गया। बात करते हैं आरटीआई 2005। अब देखिए हमारी सरकार क्या कर रही है या हम जो समाज में काम हो रहा है, तो उसके लिए लोगों को जानने का अधिकार, ये एक आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में जोड़ा गया। तो समय के हिसाब से ये जरूरत पड़ी, जैसे कि कहीं काम हो रहा है, उससे एक आम नागरिक अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखता, यानी उसको उस पर संदेह है, तो उसको संविधान ने यह हक दिया है कि वो जाए और एक आरटीआई डाले, और सरकार या जो भी वहां की जो है किसी अगर संस्था के बारे में अगर डाल रहा है, सरकारी संस्थाओं के बारे में ही डाल सकते हैं हालांकि आरटीआई, तो कोई संस्था है उसको देना होगा उसका जवाब, यानी जो भी वो जानना चाहता है उस काम के बारे में, यानी उस हुए काम के बारे में। तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें जो है एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? आरटीआई वो तभी डाल सकता है जब वो विषय जो है वो देश की सुरक्षा से संबंधित ना हो। अगर देश की सुरक्षा से संबंधित है तो हमारी सरकार को यह हक है कि वो उसे उसके बारे में जानकारी ना दे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी जानकारी वो चाहता है तो उसको सरकार को देनी पड़ेगी। सरकार या जो भी संस्था है, जिस भी संस्था या विभाग के बारे में वो जानकारी चाहता है उसको देनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा आरटीआई। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज 2004 में जुड़ी, वो थी झंडा फहराने की अनुमति। पहले जो है झंडा जो फहराना होता था वो विशेष दिवस यानी किसी राष्ट्रीय पर्व पे ही फहरा सकते थे, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, इन्हीं दिवसों पे फहरा सकते थे, और कुछ और एक दो थे। लेकिन जो है 2004 में जो है इसमें एक चीज ऐड कर दी गई कि आप जो है साल के 365 दिन जहां चाहें, देश के किसी भी भाग में चाहें, हालांकि उस समय जो है जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं था, अब जम्मू और कश्मीर भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन उस समय जो था कि आप देश के किसी भी कोने में कभी भी और साल भर में 365 दिन आप कभी भी जो है झंडा फहरा सकते थे। तो ये जो है हमें अधिकार मिला है, ये हमारे लिए अधिकार ही है। झंडा देश का गौरव है, यानी राष्ट्रीय तिरंगा जो हमारा देश का गौरव है, और इसको फहराने पर हमें फख्र महसूस होता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम झंडा फहराएं जब हमारा जी चाहे। तो इसी क्रम में जो है ये जोड़ा गया था। अब बात करते हैं संविधान के 19B की। 19B कहता है कि आप बिना अस्त्र शस्त्र कहीं भी आ जा सकते हैं, आने जाने की मनाही नहीं है,
लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। क्यों? अस्त्र शस्त्र जो है वो लोगों में भय का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए 19 भी। अच्छा थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए थोड़ा आपको जल्दी। वैसे मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा था कि आप लोगों को आराम से याद हो जाए, जल्दी याद हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में आप जानते हैं ना तो उसके बारे में आप उत्सुकता रहती है, वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था। चलिए 19 बी बोलता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी घूमने की आजादी। 19 सी बोलता है संघ या समूह बनाने की आजादी, यानी आपको यह हक है कि आप जो है अपना एक समूह बना सकते हैं, ठीक है, हालांकि वो देश विरोधी ना हो, देश विरोधी गतिविधियों में कभी शामिल ना हो, तो आपको यह हक है कि आप जो है एक समूह या संस्था बना सकते हैं, कोई भी समूह जो आप चाहें। बात करते हैं 19 डी की। 19 डी बोलता है कि आवागमन की आजादी देता है हमको। आप देश के किसी भी कोने में जहां चाहे वहां आप घूम सकते हैं, आप भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई भी सरकार हो वहां की, चाहे स्थायी सरकार हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकती, किसी के पास ये अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं 19 ई का। 19 ई बोलता है, माफ करिएगा, अच्छा हाँ ठीक है, 19 ई बोलता है कि आपको निवास, स्थायी निवास की अनुमति देता है देश के किसी भी कोने में। अभी तक की जम्मू और कश्मीर इसका जो है एक उदाहरण था कि जहां पर आप जो है स्थायी निवास नहीं कर सकते, लेकिन जब से जो है वहां 370 और 35 से खत्म किया गया है, तब से वहां भी आप ये कर सकते हैं कि आप वहां व्यापार कर सकते हैं या वहां जाके बसने की आजादी आपको है। तो संपत्ति का अधिकार, सॉरी माफ करिएगा, निवास का अधिकार जो है संपूर्ण देश में आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। आप उत्तराखंड में रह सकते हैं, आप दक्षिण भारत में रह सकते हैं, आप चाहें तो जो है पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं, आप केरल से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। अब जो है बात करते हैं हम आगे, हमारा 19F। 19F में क्या बोला गया है देखिए। अच्छा अब हम बात करते हैं 19F। 19F जो है हमारा था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर हमने 300 ए में जोड़ दिया, माफ करिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 19F जो है हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे कि बाद में संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार था पहले, जिसे बाद में जो है मौलिक अधिकार न बनाकर हमारा कानूनी अधिकार हो गया और इसको उठा के 35 अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया। अच्छा अब बात करते हैं 19 जी की। 19 जी, अच्छा संपत्ति का अधिकार हटाया क्यों गया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहले के समय में या अभी कुछ बीते कुछ वर्षों में जब से हटाया गया, उससे पहले जो है क्यों हटाया गया इसको, क्यों मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। मान लो आप कहीं हाईवे वगैरह बना रहे हो, तो वहां पर किसी की जमीन आती है और वो जो है अगर अपनी जमीन देने से मना करता है या आपको सरकार को देने से मना करता है, तो वो चीजें जो है हमारे विकास में बाधा बनती थी, इसलिए जो है इसको हटाकर हमारा जो है मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार से बनाकर जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब बात करते हैं 19 जी। 19 जी बोलता है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार में जो है 19 जी बोलता है कि आप अपनी जीवन या अपनी जो है जीवन को जीने के लिए जो है आप जिस प्रकार का व्यवसाय चाहें, जो चाहें जीवन यापन के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बहरहाल वो देश विरोधी या गैर कानूनी ना हो। तो ये हो गया जी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20, जिसको बोलते हैं अपराध या दोष सिद्धि। अनुच्छेद 20 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 बोलता है जिस समय जुर्म किया गया हो उसी समय के नियमानुसार आपको सजा मिलेगी। जैसे कि मान लो 1990 में अगर किसी ने कोई जुर्म किया, उस पर केस चला, ठीक है, 2020 आते आते जो है उस जुर्म की सजा कुछ और हो गई और फैसला उसका 2020 में आया, तो क्या उसको जो है 1990 के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए या 2020 के हिसाब से मिलनी चाहिए? तो हमारे न्यायालय ने जो है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि अगर जो है कोई आदमी 1990 में जुर्म करता है तो उसको 1990 के नियम के हिसाब से ही, जिस समय उसने जुर्म किया है उसी समय के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि 2020 के हिसाब से। तो बात इसमें ये होती है कि जिस समय अगर जिसने जुर्म किया हो उसको सजा भी उसी वक्त के हिसाब से मिलेगी। अब बात करते हैं 20 का बी। इसमें बोला गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कृत या किया हुआ कर्म या जुर्म जिसके लिए उसको एक जुर्म की एक बार ही सजा मिलेगी, एक बार से अधिक उसको सजा दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे उसने मान लो मर्डर कर दिया तो उसको, उसके लिए उसको मर्डर के अनुच्छेद के मर्डर के उसके तहत जो है सजा ही मिलेगी, वो भी एक बार, ना कि उसको 2 से 3 बार। बात करते हैं सी की।
सी कहता है, अनुच्छेद 20 का सी बोलता है कि मुजरिम को उसके लिए अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जो है आप मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी सी कहता है कि उसको अपने स्वयं के खिलाफ बोलने के लिए, आप स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बोलता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन का संरक्षण। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी किया गया बाद में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, जीवन जीने का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसी पे जो है किसी भी जीव, और सिर्फ ये अधिकार सिर्फ जो है इंसान को नहीं, ये जीव को भी है, जीव जंतुओं को भी ये अधिकार मिला हुआ है कि उनसे उनका जीवन नहीं छीना जा सकता। तो किसी भी जीव को स्वच्छ परिवेश मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ माहौल मिले, ये जो है उसका एक संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। तो इसी के तहत 2010 में एक काम हुआ जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये देखती है कि कहीं भी कोई भी फर्म ऐसा काम ना करे जिससे हमारे वातावरण को क्षति पहुंचे, तो ये ओवरव्यू करती है। तो एनजीटी भी जो है वो इसी क्रम में जो है हमारे 2010 में स्थापित की गई, ये पूरे भारत में ओवरव्यू करती है, पूरे भारत के लिए है। इसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि अनुच्छेद 20 और 21 ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमसे किसी भी परिस्थिति में हमसे छीने नहीं जा सकते। ये हमारे ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में हमसे छीने नहीं जा सकते, चाहे उसके लिए भले ही जो है इमरजेंसी लग जाए, उसमें भी नहीं छीने जा सकते हमसे अधिकार। तो ये जो है ये हमारा, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं हम अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 जो है हमारा कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के संशय में गिरफ्तार किया गया है, उसके संशय में गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार देता है। कैसे गिरफ्तारी संरक्षण, क्या मतलब उसके वो होंगे? कहता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है, जो या जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है। आपको कम से कम उसको ये बताना होगा कि आपको किस वजह से जो है आपको गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं दूसरे में, उसका दूसरा पार्ट, उसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष जो है आपको शामिल करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित करना पड़ेगा। बात करते हैं भाग इसका 3। इसके तहत जो आरोपी व्यक्ति है उसको मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। ये बात कर रही है, ये हुआ आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 के तहत कुछ चीजों पर रोक है, जैसे कि मानव व्यापार। आप मानव व्यापार या मानव के पार्ट्स या मानव के शरीर के अंग जो है उसका व्यापार नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मना है भारत में, ठीक है। आप किसी को भी जो है फोर्सफुली जो है आप उससे नहीं कह सकते कोई काम करने के लिए, उसकी इच्छा है वो स्वतंत्र है, अगर उसको करने की इच्छा है तो आपको करेगा, नहीं करने की इच्छा नहीं करेगा। बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध जैसे कि 14 वर्ष से नीचे के किसी भी बच्चे को करेगा वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, बाल श्रम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं 24, इसी में है 24 कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में जो है काम करने पर रोक है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 माफ करिएगा, बात करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 से 28 के अंतर्गत जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है डिस्क्रिप्शन है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो है के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 बोलता है कि धर्म मानने या आचरण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। धर्म मानने यानी आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप जो धर्म का हो वो आप मान सकते हो या उसको आप मान सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन यानी आप अपने धर्म से रिलेटेड चीजें बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा धार्मिक प्रबंधन। उसके बाद अनुच्छेद 27 आता है धार्मिक कार्यों को संप्रेषित करने का अधिकार, यानी अनुष्ठान हो गए कोई भी धार्मिक कार्य से लेकर, ठीक है, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, सिखों में और जैनों में, हर एक में जो है विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, वो करने का अधिकार। उसके बाद धार्मिक शिक्षा, उपासना आदि में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। हर धर्म में जो है उनकी शिक्षा अलग होती है, उनके जो है संस्कृति अलग होती है, तो वो अपने अगर पर्टिकुलर धर्म की जो है शिक्षा लेना चाहते हो तो उसके लिए भी उनको स्वतंत्रता है उनकी जो है, उसमें वो उपस्थित हो सकते हैं।
बात करते हैं अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी जो है अधिकार दिए गए हैं। अब संस्कृत एवं शिक्षा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ जो है अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार है, अल्पसंख्यकों को मिला हुआ अधिकार है। इसके बारे में जो है अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, नाम से ही जान गए होंगे, अल्पसंख्यक यानी उनके जो है अधिकारों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण, ये बताया गया है। अब अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान, वो अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, या उनको जो है धर्म के अलावा भी जो है दूसरी शिक्षा अगर ग्रहण करना चाहते हो तो उसमें भी जो है उनका पूर्ण व्यवस्था की जाए। बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 31 जो है पहले संपत्ति का अधिकार था, जो कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि उसको उठा के आगे कर दिया गया है, तो संपत्ति जो है 300 ए में चला गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है? अनुच्छेद 32 बोलता है कि इन सभी जो आपको बताया है मैंने 14 से लेकर और 30 तक, इन सभी में से कोई भी मौलिक अधिकार, अगर किसी भी प्रकार का आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो संविधान आपको इजाजत देता है कि आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है आप अपील कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, और ये एक प्रकार से जो है आम आदमी को जो है एक पावर देता है, आम आदमी को जो है एक शक्ति देता है कि वो अपने सभी अधिकारों का जो है पा सके, अपने सभी अधिकारों को। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में, वो जल्दी तुरंत इसके बाद जो है आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।